कभी आपने सोचा है कि एक रिपोर्टर की ज़िंदगी असल में कैसी होती है? दिन रात उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और गाहे-बगाहे सड़क पे कितने खतरे होते हैं जो उसे उठाने पड़ते हैं सिर्फ़ उस एक स्टोरी के लिए, जिसके पीछे कई बार कई महीने लग जाते हैं। ऐसा ही हुआ सुनैना के साथ। सुनैना एक क्राइम रिपोर्टर थी और वो फ्रीलांसर थी, वो कई न्यूज़पेपर्स के लिए एक साथ काम करती थी। वो इतनी अच्छी लेखक थी कि उसके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ने के लिए लोग इंतज़ार करते थे। पर सुनैना कोई ऐसी-वैसी रिपोर्टर नहीं थी। उसे हर चीज़ की तह तक जानने में मज़ा आता था। उसे लगता था कि वो जो काम कर रही है ना, वो सबसे बेस्ट है। और एक ऐसी रात आई जब सुनैना का यही ऑब्सेशन उसके और उसके परिवार के लिए खतरा बन गया। ये कहानी है एक क्राइम रिपोर्टर की। सुनैना रोज़ी की तरह अपने घर से तैयार होकर निकल गई। दिन बारिश का था। बहुत तेज़ बारिश का फ़ोरकास्ट था और सुनैना ने अपने साथ छतरी और रेनकोट वगैरह रख लिया क्योंकि आज पूरा दिन उसे फील्ड पर बिताना था। वो एक नई स्टोरी की तलाश में थी। उसकी पिछली स्टोरी ने एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल पब्लिश किया था और उसके बाद कई लोगों को नौकरियों से भी निकाला गया था। कई अफ़सर उसमें शामिल थे। तो सुनैना को पता था कि उसके काम में अब खतरा बढ़ गया है। पर सुनैना जज़्बे की पक्की थी। उसे लगता था कि जो वो काम कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आज सुनैना एक ऐसी चीज़ का पता लगाने जा रही है, जिसके बारे में 5 साल से कोई बात नहीं करता। दरअसल सुनैना ने अपनी सहेली सुमन से बात की थी, जो पुलिस अफ़सर थी और सुनैना ने उससे एक केस फाइल के बारे में डिस्कस किया था। 5 साल पहले हुआ डबल मर्डर केस। वो मर्डर केस जिसके बारे में आज तक कभी भी कोई भी पता नहीं लगा पाया है। ये केस था गर्ल्स पीजी का, जहाँ 2 लड़कियाँ, 2 रूममेट्स एक साथ मृत पाई गई थी। उस पीजी का वो कमरा अभी भी वैसे ही बंद है। वो पीजी फंक्शनल है पर उस फ्लोर में अब कोई नहीं जाता। गर्ल्स पीजी में रहने वाली दोनों लड़कियाँ अलग-अलग शहरों से थीं, अलग-अलग कॉलेजेस में थीं और अलग-अलग प्रोफ़ेशन थे उनके। जहाँ रिंकी कॉलेज से बीए, एलएलबी कर रही थी और फाइनल सेमेस्टर में उसने एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप जॉइन की थी, वहीं जो आरती थी, उसने अपने कॉलेज से एमटेक करके एक कंपनी में अप्लाई किया था। दोनों ऑलमोस्ट अपने कोर्सेज़ को ख़त्म करने वाली थीं, दोनों की लाइफ़ बिल्कुल परफ़ेक्ट चल रही थी जैसा उनके घरवालों ने बताया था। लेकिन फिर भी दोनों उस कमरे में फांसी के फंदे पे लटकी हुई मिली। दोनों ने गलत काम किया था, ऐसा लोगों ने बोला। पुलिस ने बोला कि ये आपसी मतभेद का भी केस हो सकता है। कई एंगल से सर्च किया गया। दोनों के बॉयफ्रेंड्स की तलाश की गई, जिसमें से आरती का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, रिंकी का था, लेकिन कहीं कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा और ये नहीं समझ में आया कि दोनों ने आखिर कैसे एक साथ ये काम किया। कई जगह पर मानसिक रोगी होने की भी बात कही गई, लेकिन दोनों के साथ एक जैसी चीज़ कैसे हो सकती है? ये सोचना इसके लिए ज़रूरी था। सुनैना को शुरू से ही लग रहा था कि इस केस में बहुत सारे लूप होल्स हैं और इसका पता वो लगाएगी। सुनैना ने इसे महज़ खुदकुशी नहीं किया था। उसके हिसाब से ये जो पूरा केस था, ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा था। उसके हिसाब से इन दोनों लड़कियों को इंसाफ मिलना था और सुनैना ने तहकीकात शुरू कर दी। सुनैना ने सुमन से सारी जानकारी ली और सुमन ने भी दोस्ती के चलते उसे ये सब दे दिया। हालाँकि सुमन ने ये साफ कर दिया था कि सुनैना किसी भी हद में उसका नाम सामने नहीं आने देगी, क्योंकि जो वो कर रही थी वो एक तरह से तो गैरकानूनी था। एक तरह से केस की डिटेल्स सुनैना के साथ शेयर करके उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन सुमन को दोस्ती भी निभानी थी। सुनैना ने अपनी तहकीकात शुरू करने के लिए वही जगह चुनी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सुनैना उस बारिश के दिन में उसी गर्ल्स पीजी में जा रही थी। सुनैना जब वहाँ पहुँची और वहाँ के वार्डन से उसने बात की, उसने बताया कि वो कौन है, तो वार्डन ने पहले बहुत हिचकिचाहट दिखाई। वार्डन ने कहा कि पुलिस की परमिशन के बिना वो उस कमरे को खोल नहीं सकते। वार्डन ने ये भी बताया कि ऑलरेडी इस कमरे में बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स आ चुके हैं, इसमें बहुत सारी तहकीकात हो चुकी है और इस कमरे को वैसा ही छोड़ दिया गया है, जैसा ये उस समय से था। सुनैना के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसे किसी तरह से वार्डन से बात करके पास निकलना था। सुनैना ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और अंत में वार्डन को थोड़े से पैसे दिए और उसने कहा कि वो आरती और रिंकी को इंसाफ दिला कर रहेगी। वार्डन को तो अभी भी यही लग रहा था कि दोनों ने अपने साथ गलत काम किया था और दोनों ने खुद से ये किया था, लेकिन सुनैना को यकीन था कि ये वो नहीं है जो सब सोच रही है। आखिर सुनैना उस कमरे में गई। शुरुआत में देखने पर वो कमरा बिल्कुल आम लग रहा था।
वो बाहर से बड़ा सा ताला लगा था, जैसे खुलने के बाद सुनैना अंदर गई तो सब कुछ वैसे ही सेट था जैसे आरती और रिंकी ने सेट किया। यहाँ तक कि एक चाय का कप जो वहाँ पे रखा गया होगा और जिसे बाद में पुलिस ने उठा लिया होगा डीएनए टेस्ट के लिए, उसके नीचे बना कप रिंग भी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा, जैसे वो कमरा समय में थम गया हो। हाँ, बस सब चीज़ों पे धूल जम गई थी। कुछ चीज़ें समय के साथ रुक जाती हैं और ये कमरा भी वैसे ही था। सुनैना ने कमरे को एक नज़र देखा। पूरी बार देखने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि इस कमरे में एक साथ लटकने के लिए 2 पंखे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक ही था। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से रिंकी की लाश उस पंखे पे लटकी हुई थी और आरती की लाश बहुत अजीब तरीके से कमरे में लगी हुई पर्दों के रॉड पे लटकी हुई थी। वो रॉड काफ़ी मजबूत थी, लोगों ने वहाँ लटक के भी देखा, वो लोहे की रॉड थी और वहाँ कोई इंसान लटक सकता था, लेकिन पैर ज़मीन से किसी तरह से टच करते। ये बात कहीं भी पुलिस की रिपोर्ट में नहीं थी। सुनैना को बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ये पहली बार था जब सुनैना खुद आकर कमरे में इसे देख रही थी और उसने तो पहली बार में ये नोटिस कर लिया 5 साल से किसी ने ये चीज़ क्यों नहीं बोली। अब सुनैना को यकीन था कि जो यहाँ हुआ वो आत्महत्या नहीं थी। अब सुनैना को यकीन था कि जो यहाँ हुआ वो सही नहीं था। इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे दबा कर रखा जा रहा है और उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, यहाँ तक कि इस हॉस्टल की वार्डन भी। सुनैना ने अपने फोटोग्राफ्स लिए जैसे उसे लेना था। उसने अलमारियों के अंदर खोल के देखा कुछ सामान मिल जाए, लेकिन चूंकि इस कमरे को पहले ही पुलिस, डिटेक्टिव्स और क्राइम रिपोर्टर्स देख चुके थे तो उसे कुछ खास चीज़ नहीं मिली। सिर्फ एक चीज़ कि यहाँ पर्दे की रॉड पे कोई नहीं लटक सकता था। सुनैना ने फोटोग्राफ्स वगैरह लेके रवानगी की, पर जब सुनैना उस गर्ल्स पीजी को छोड़ रही थी तो वार्डन उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, मानो सुनैना ने आकर कुछ गलत किया हो। और उस वार्डन ने पैसे ले तो लिए थे और कमरा खोल भी दिया था, लेकिन वो इस डिसीजन से कुछ खुश नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है। खैर, सुनैना आगे बढ़ी और रात में जाके उसने सारी फ़ोटोज़ वगैरह अपने टेबल पे लगाई और फिर देखना शुरू किया कि आखिर चक्कर क्या है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसने सारी फ़ोटोज़ को दोबारा देखना शुरू किया। उसका प्रिंट आउट उसने पहले ही निकाल लिया था। इस सब को देखते देखते उसके दिमाग में बस एक चीज़ थी कि इस कमरे में अंदर आने के लिए खिड़की बहुत अच्छा तरीका है। ये इकलौता ऐसा कमरा है जिसका पैसेज छत से होके जाता है, यानी कि आप छत पे जाएं और फिर खिड़की की दीवार से सट कर आप आराम से खिड़की के द्वारा इस कमरे के अंदर आ सकते हैं। सुनैना को लगा कि यही एक रास्ता है जहाँ से कोई अंदर आया होगा और आके बाहर गया। सुनैना ने और तहकीकात शुरू की। उसने आरती और रिंकी के परिवार वालों से बात की, उसने उनके दोस्तों से बात की, कॉलेज में बात की और बहुत सारी चीज़ें ना गुत्थी की तरह उलझती चली जा रही थी। फिर सुनैना को एक ख्याल आया कि क्यों ना रिंकी जिस फर्म में इंटर्नशिप करती थी वहाँ जाके बात की जाए। अब देखिए ये आसान नहीं था क्योंकि वो सारी वकीलों से भरी हुई फर्म थी, तो ऑब्वियसली अगर सुनैना कुछ गलत करती तो उसके ऊपर केस हो सकता था, लेकिन फिर भी उसे ट्राई तो करना था। वो उस फर्म में गई, वहाँ जाके उसने कोशिश की कि वो अपर लेवल मैनेजमेंट से बात कर ले, पर किसी ने भी उसे एंटरटेन नहीं किया। लोग सुनैना की बात सुनते और उसे वहीं लॉबी में बैठा के रखते और ऐसा कई दिन हुआ। सुनैना कई दिनों तक उस लॉ फर्म में गई और फिर फाइनली उस लॉ फर्म में काम करने वाले एक प्यून ने कुछ बात कही। उसने सुनैना को चाय ऑफर की और चाय देते देते उस प्यून ने कहा कि रिंकी मैडम के बारे में मत पूछिए, कोई नहीं बताएगा। सुनैना का दिमाग ठनक गया। क्राइम रिपोर्टर थी वो, ऑब्वियसली ऐसा कोई आके आपसे बोल दे तो आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रहा है यार ये। तो सुनैना ने भी उस प्यून से बात करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस मिला। इस चीज़ में कई दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार सुनैना को कुछ फ़ायदा हुआ। उस प्यून ने बताया कि रिंकी का असल में बॉयफ्रेंड जो था ना, वो इंसान नहीं था जैसे सब समझ रहे थे, बल्कि वो तो कोई बहुत बड़ा इंसान था। उस लॉ फर्म में वो बार बार आता था। जिसका नाम उस प्यून ने लिया वो सुनकर सुनैना की होश हो गई। उस प्यून ने कहा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह यानी वहाँ का एमएलए। उस एमएलए ने रिंकी के साथ संबंध बनाए।
वो एमिली और रिकी बहुत क्लोज थे। और प्यून ने तो ये भी कहा कि ये दोनों साथ में कई बार जाते थे, कई बार आते थे, आउट ऑफ स्टेशन भी गए थे। पर सुनैना प्यून से ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्यून अपनी भाषा में रिंकी के बारे में गलत चीज़ें बोल रहा था और सुनैना ये सब सुन के कंफर्टेबल नहीं थी। पर फिर भी उसे जो चाहिए था वो मिल गया। सुनैना ने इस एंगल में तहकीकात शुरू कर दी कि आखिर एमएलए रंजीत सिंह और रिंकी के बीच में क्या बात थी, दोनों किस हद तक साथ थे, और क्या ये सिर्फ एक प्रेम संबंध था या कुछ और। सुनैना को अब ये जानना था कि आखिर वो कौन सा केस था जो रंजीत सिंह का इस फर्म पे चल रहा था, जिसके बदौलत रंजीत सिंह और इनकी मिले थे। वो केस था रंजीत सिंह के नए कॉलेज के बारे में, जो ज़मीन रंजीत सिंह को मिली हुई थी, ग्रांटेड थी अकॉर्डिंग टू पेपर वर्क, वो असल में संरक्षित ज़मीन थी। वो शहर से थोड़ी दूर पर थी और वो ग्रीन बेल्ट के अंदर आती थी। उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना था, लेकिन फिर भी वहाँ एक कॉलेज बनता। पूरे 20 एकड़ की ज़मीन वो रंजीत सिंह को कौड़ियों के भाव मिल गई। कैसे? इसके बारे में सुनैना को प्यून ने बताया। दरअसल सुनैना ने उसे घूस दे दी थी कि वो किसी तरह से उस फाइल की तस्वीरें ले आए, जिस फाइल में ये सारी डिटेल्स। सुनैना को पूरी फाइल तो नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, शुरुआती 3-4 पेजेस को पढ़कर और बाकी चीज़ों को देखकर सुनैना ने ये पता लगा लिया था कि केस आखिर क्या था। वो लॉ फर्म इसी काम में जुटी हुई थी कि किसी तरह से ये साबित कर दे कि वो ज़मीन जो है वो लीगली रंजीत सिंह के पास है। इस पूरे केस में रंजीत सिंह कई बार उस लॉ फर्म में जाता था और वहीं उसकी मुलाकात रिंकी से हुई थी। हालांकि रिंकी को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। अब सुनैना का काम था इस सारे डॉट्स को कनेक्ट करना और एक स्टोरी छापना। पर वो ऐसे ही अजम्पशंस के बेसिस पे ये स्टोरी नहीं छाप सकती थी, क्योंकि ऐसे में उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी असर पड़ता। लोग कहते कि ये इसका कोई सबूत नहीं है और रंजीत सिंह ऐसे ही निकल जाता। तो उसे चाहिए थे गवाह, गवाह जो ये बताते कि आखिर इन सब के बीच में संबंध क्या है। सुनैना ने और तहकीकात शुरू की, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि असल में कोई उसकी तहकीकात भी कर रहा है। बरसात के दिन थे, अब अगस्त का महीना आ गया था। जुलाई से सुनैना ने ये सब स्टार्ट किया था और अभी तक भी वो ऐसे ठोस सबूत नहीं निकाल पाई थी जिससे वो एक स्टोरी छापे। खैर, किसी तरह से सुनैना ने आगे सब कुछ करना शुरू कर दिया। सुनैना एक चीज़ नोटिस करना भूल गई कि वो जब भी अब बाहर जाती थी तब उसके पीछे कोई और जाता था। उसकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी चलती थी। सुनैना जिस भी जगह जाए, चाहे वो रिंकी और आरती के दोस्तों से मिलने जाए या फिर वो कॉलेज जाए या फिर वो उस लॉ फर्म के चक्कर काटे, हर बार एक गाड़ी उसका पीछा करती थी। सुनैना ने पहले इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसे पता चला कि उस प्यून की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। सुनैना को बड़ा अजीब लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्यून जो उस जगह पे सालों से काम कर रहा है, उसकी सीढ़ियों से फिसलकर गिरकर मौत हो जाए। बड़ी संदिग्ध हालत। उसे इसके बारे में समझने को थोड़ा सा टाइम चाहिए था। उस प्यून के साथ क्या हुआ इसके बारे में पुलिस ने किसी को कुछ नहीं बताया। सुनैना ने कई बार कोशिश की, सुनैना ने सुमन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि प्यून के साथ असल में हुआ क्या, असल में वो कैसे गिरा। खैर, सुनैना ने बात को आई गई कर दिया और उसे सचमुच लग रहा था कि ये शायद एक हादसा है बस। लेकिन सुनैना का दिमाग तब ठनका जब इस हादसे के बाद उसने अपने पीछे आती उस गाड़ी को नोटिस किया। हर बार सुनैना के पीछे वो गाड़ी होती थी, जैसे सुनैना पे कोई नजर रख रहा हो। सुनैना ने रिंकी और आरती के दोस्तों से बातचीत शुरू की और तब एक के बाद एक कुछ परतें खुलना शुरू हुई। दरअसल जिस कॉलेज में रिंकी पढ़ती थी और बीए एलएलबी करती थी, वहाँ उसके कुछ दोस्त थे जिन्होंने कई बार रिंकी को एक गाड़ी में आते जाते देखा था। वो गाड़ी रिंकी की नहीं थी, उसमें काले शीशे लगे हुए थे। उस गाड़ी में कौन था ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि उस गाड़ी में जो भी था वो रिंकी के बहुत करीब था। किसी तरह से सुनैना को उस गाड़ी की फ़ोटो मिल गई, क्योंकि एक बार जब रिंकी आई थी 5 साल पहले इस कॉलेज में, तब वो गाड़ी किसी की सेल्फी के बैकग्राउंड में थी और वहाँ से उसे वो फ़ोटो मिल गई। अब सुनैना के पास एक पुख्ता सबूत था रिंकी को और रंजीत सिंह को कनेक्ट करने का, क्योंकि वो गाड़ी रंजीत सिंह के नाम पर रजिस्टर थी।
अगले दिन सुनैना कुछ और तहकीकात करे उससे पहले न्यूज़ ने उसे झकझोर दिया। जिस दोस्त की फोटो के बदौलत सुनैना को रिंकी और रंजीत सिंह का मेल जोल पता चला था, उस दोस्त की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब सुनैना डर गई थी, क्योंकि अब उसे पता था कि दो लोग जिनसे पिछले कुछ दिनों में सुनैना ने बात की है, वो दोनों संदिग्ध हालत में मर गए हैं। उसे लग रहा था कि ये जो है ये अब कनेक्ट हो रहा है, ये जो है जो जिस कारण से रिंकी और आरती की मौत हुई और जिस कारण से जो प्यून है और वो जो दोस्त है उनकी मौत हुई, वो एक ही कारण है। और अब उसके पास एक विटनेस नहीं था, एक भी विटनेस नहीं, क्योंकि वो किससे बात करेगी, क्योंकि जिससे भी वो बात कर रही थी वो तो एक्चुअली मर रहा था। सुनैना को फिर भी कुछ करना था। अब वो बहुत सोच समझ के घर से बाहर निकलती थी। उसने कुछ कोशिश की, उसने सुमन से बात की, सुमन को फ़ोन किया और सुमन से कहा कि मैं तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन ही आ रही। वो गाड़ी फिर से पीछे सुनैना की गई और पुलिस स्टेशन में दोनों मिले। सुनैना ने सुमन को सारी बातें बताई। सुमन थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि ये बात जो कनेक्शन सुनैना बोल रही थी, इसका मतलब ये था कि कोई वाकई सुनैना के पीछे है और इसके लिए सुनैना को भी खतरा हो सकता है। और सिर्फ सुनैना को नहीं यार, सुमन को खुद भी खतरा हो सकता है। पर सुनैना और सुमन दोनों ही उन दोनों लड़कियों की मदद करना चाहते थे। 4 मौतें अब तक इस केस से रिलेटेड हो चुकी थी, 2 5 साल पहले और 2 अभी। फिर सुनैना ने सोचा कि इसके लेकर एक ब्लॉग लिखा जाए, क्योंकि कोई भी पेपर बिना पूरी पुख्ता जांच के ये स्टोरी नहीं छापता। तो सुनैना ने इंटरनेट का सहारा लिया। सुनैना की प्रोफाइल पे वैसे भी कई सारे फॉलोवर्स थे और उसने बिना नाम लिए एक आर्टिकल लिखा। उसने इस केस की सारी डिटेल्स लिखी और इस तरह से उसे प्रेजेंट किया कि लोग ये समझें कि ये केस किसी बहुत अमीर आदमी को लेकर है, लेकिन बिना नाम के कोई उसको उंगली ना उठा पाए। सुनैना ये चाहती थी कि सारे सबूतों के बारे में वो साफ साफ बता दे। उसने ये भी बताया कि उसने किस तरह से वार्डन से वो कमरा खुलवाया। अगले ही दिन उस वार्डन की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसे हार्ट अटैक आया और वो वार्डन अपने ही चेम्बर में मिल गई। अब सुनैना को यकीन हो गया था कि वो इस केस की परतें जैसे जैसे खुल रही है वैसे वैसे लोग मर रहे हैं और अगला नंबर सुनैना का खुद या सुमन किसी का भी हो सकता। अब उसे बहुत जल्दी कुछ करना था। उसका लिखा हुआ आर्टिकल कई बार शेयर हो चुका था और लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करने भी शुरू कर दिए थे, जिसमें से किसी ने रंजीत सिंह का नाम भी कमेंट में लिख दिया था। इस बात के तहत रंजीत सिंह के ऑफिस से सुनैना के पास कॉल आता है कि आप उस पोस्ट को हटाइए, ये डिफेम कर रही है हमें और आपके पास कोई सबूत नहीं है इसे लेकर। तब सुनैना ने सोचा कि अगर उसने ये पोस्ट हटा दी तो रंजीत सिंह फिर जीत जाएगा और सुनैना की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसने ये सारी चीज़ें बताई उस वीडियो में और उसके साथ साथ उस वीडियो को मेल कर दिया। मेल किसे किया था? सुमन को और अपने भाई को, उसका भाई अभय। सुनैना ने हर कोशिश की कि वो किसी तरह से सच तक पहुंच जाए, पर वो पहुंच नहीं पा रही थी। आखिर एक दिन वो सुमन के साथ जा रही थी आरती के पेरेंट्स से इंटरव्यू करने और बीच रास्ते में एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। सुनैना और सुमन दोनों ही उस एक्सीडेंट को सरवाइव नहीं कर पाए। दोनों ही इस कदर जख्मी थे कि उन्हें बचा पाना मुश्किल था। खैर, सुनैना के ये सब होने के बाद उसके घर पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस केस को वापस से दबा दिया गया, लेकिन अभी भी एक लास्ट विटनेस बाकी था, अभय, जिसे सुनैना ने सब कुछ बता दिया था उस वीडियो के जरिए। अभय अपनी तहकीकात अलग से कर रहा था, उसे कुछ और से मतलब नहीं था। उसे बस ये जानना था कि उसकी दीदी की मौत आखिर हुई कैसे।
अभय में भी सुनैना के ही जीन्स थे और वो ये चाहता था कि वो इसकी तह तक पहुंचे। तो अभय पे कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि अभय सुनैना की तरह खुलेआम जाकर तहकीकात नहीं करता, ना ही वो किसी से बात कर रहा था। अभय इंटरनेट जीनियस था और उसने अपने बल पे ये सब कुछ शुरू किया। उसने बहुत सारे कागजात इकट्ठा किए, जिसमें उस ज़मीन के कागजात थे। उसने उस लॉ फर्म में एक क्लाइंट बनकर फ़ोन किया, उनसे मीटिंग फिक्स की और उस लॉ फर्म में एक केस के बदौलत उसने वहाँ के कई लोगों से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे कई महीने बीतते गए और अभय एक एक करके सबूत जुटाता गया। आखिर में जब उसके पास सारे सबूत थे, तो अभय ने पुलिस के पास जाने से पहले सब कुछ एक लाइव ब्लॉग में ऑनलाइन बताया। धीरे धीरे उसके लाइव ब्लॉग में लोग जुड़ते गए और एक टाइम पे रियल टाइम 50,000 से ज़्यादा लोग उसके लाइव ब्लॉग को देख रहे थे और अभय ने एक एक करके इस केस की परतें खोलना शुरू की। दरअसल रंजीत सिंह के बारे में रिंकी को पता चल गया। रंजीत सिंह रिंकी से प्यार नहीं करता था, पर उसने ये रिंकी को एहसास दिलाया था कि वो उससे प्यार करता है। इसलिए भोली भाली रिंकी बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करती जा रही थी। रंजीत सिंह ने असल में जो ज़मीनें इलीगली एक्वायर की थी, उसमें उस फर्म के कई लोगों का हाथ था। उस फर्म के कई लोगों का हिस्सा रंजीत सिंह के कॉलेज के फंड में था और इनसे सबको फ़ायदा होने वाला था। एक दिन रिंकी जब रात काम कर रही थी, तब उसे इसके बारे में पता चल गया। उसने वो फाइल पढ़ ली थी। वो फाइल जो उसके ऑफिस में थी, जो उसकी एक्सेस से बाहर रखी गई थी, लेकिन किसी तरह से वो उसके हाथ में थी। रिंकी ने सब कुछ रंजीत सिंह को बताया और उसे कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये ज़मीन तो इलीगल है और तुमने सबको इस चीज़ में शामिल कर लिया है। रंजीत सिंह रिंकी को उस समय कुछ नहीं कह पाया, लेकिन फिर उसने जाकर उसी गर्ल्स पीजी में रिंकी को मरवा दिया। ये सब कुछ आरती देख रही और आरती का भी वही नतीजा निकला जो रिंकी का। असल में इन सारे कथनों के पीछे रंजीत सिंह का ही हाथ था। ये उस ज़मीन के कारण हुआ जो ज़मीन लोगों ने इलीगली एक्वायर की। अब चूंकि इस सारे सबूतों के साथ साथ अभय ने लाइव स्ट्रीम किया था, तो इसे झुटलाना बहुत मुश्किल था। उसके साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके थे। तो इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अभय ने लाइव स्ट्रीम में यही कह दिया था कि अगर उसे खुद को भी कुछ होता है या उसके परिवार में अब किसी को कुछ होता है, तो इसके पीछे रंजीत सिंह जिम्मेदार होगा। और अभय ने ये भी बता दिया था कि किस तरह से एक एक करके लोग मरे हैं। कुल 6 लोगों की मौतें सिर्फ इस जमीन के चक्कर में हुई। आखिर में जब तक अभय का लाइव ब्लॉग खत्म हुआ, तब तक उसके दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने अभय को गिरफ्तार किया ये बोलकर कि उसने इलीगली जो सबूत हैं उन्हें छुपा कर रखा है और ये कानूनी मैटर है। लेकिन अभय के सपोर्ट में अब पूरी जनता आ चुकी थी। उस शहर के कई लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और आखिरकार लोगों को ये पता चल चुका था कि रंजीत सिंह ने क्या किया। असल में ये पूरी तहकीकात सुनैना ने कर दी थी। अभय तो बस लास्ट विटनेस था, जिसकी मदद से रिंकी और आरती को इंसाफ मिला। लेकिन इस इंसाफ के बीच में 4 लोग और अपनी जान गंवा चुके थे। उस ज़मीन पर जो कॉलेज बन रहा था, उसका काम वहीं रोक दिया। एक बार फिर उस ज़मीन को संरक्षित करार दिया गया और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया। वहाँ एक पौधा सुनैना के नाम का भी था। अभय ने आखिरकार रोते रोते अपनी बहन को आखिरी विदाई दे दी थी। अभय ने वो काम कर दिया था जो सुनैना ने अधूरा छोड़ दिया था। रिंकी और आरती को इंसाफ दिलाने का काम, जिसके बदले में सुनैना और सुमन और उस प्यून और उस दोस्त सबकी आत्माओं को शांति मिली होगी। बस यही थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव मेरी कहानियों को बेहतर बनाने में मुझे मदद करेंगे। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। बाय बाय।